तो प्लैनेट अर्थ जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक अननोन मैटर ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी दुनिया की ऊपर वाली लेयर जो थी वो उस अननोन मैटर से कवर हो गई, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर सूरज की वो रोशनी पहुंचना बंद हो गई, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर आग जलाई जा सकती थी। एक्सोथर्मिक जितने भी रिएक्शंस थे वो सारे के सारे बंद हो गए। उस अजीब से मैटर की लेयर की वजह से दुनिया के ऊपर जितने भी आग के साथ चलने वाले यंत्र थे वो सारे के सारे बिल्कुल बेकार हो गए। एक नई दुनिया जिसके अंदर हम लोग आग भी नहीं जला सकते थे, और इस फिनोमिना को लोगों ने बर्नआउट शॉक का नाम दिया। इस वक्त हमारी दुनिया में जितनी भी खास चीजें थी जिनके अंदर फायर या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को यूज किया जाता था, जैसे कि बिजली, न्यूक्लियर पावर्स और एनर्जी के दूसरे सोर्सेज, वो सारे के सारे बेकार हो गए। हमारी गाड़ियां बेकार हो गई क्योंकि वो ईंधन से चलती थी और ईंधन जो था वो जलता था, जिसकी वजह से इंजन चलता था, और इंजन के चलने के लिए फायर बहुत ज्यादा जरूरी थी। लेकिन अब जबकि एक्सो रिएक्शन खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से गाड़ियां भी चलना बंद हो गई। कार से लेकर एक बड़े प्लेन तक हर एक चीज चलना बंद हो गई थी। जहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ठप होने के बाद हमारा फूडिंग सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग खाने को प्रिजर्व करते थे और खाने को प्रिजर्व करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा। और हमारे पास जो मिलिट्री पावर्स थी, जैसे कि हमारे पास गोला बारूद था, एटम बम थे, वो सारे के सारे बिल्कुल बेकार हो गए। और उसके बाद अब यहाँ पर इस नई दुनिया में रहने के लिए हमें एडजस्ट होना पड़ा। तो नई दुनिया में रहने के लिए जहां पर गन्स और मिसाइल्स बेकार हो गए थे, माफिया ने अपना सर उठाना शुरू किया। जो लोग तलवारों और वेपन्स को यूज करते थे, ऐसे वेपन्स जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर बेस नहीं करते। ये दुनिया क्रिमिनल्स और माफियाज के लिए बन गई। माफियाज ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, जिसकी वजह से इस दुनिया में उनके लिए सरवाइव करना आसान था। ये दुनिया में जंगल का कानून बन गया, जहां पर ताकतवारी सरवाइव कर पाते हैं और गरीब लोग वो मरते रहते। तो ज्यादातर शहर तो तबाह हो गए। ज्यादातर शहरों के तबाह होने के बाद वो इलाके इंसानों के रहने के लिए पॉसिबल नहीं रहे। लेकिन उम्मीद की एक किरण थी। कहा जाता है कि एक ऐसी जगह है जिसे टॉप जोन कहा जाता है। टॉप जोन जो कि अभी भी यहाँ पर मिनरल्स के साथ भरपूर है और वहां पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, और कहा जाता है कि वहां पर आप आग भी जला सकते हैं। टॉप जोन को हासिल करने के लिए, वहां पर जाने के लिए सभी लोगों ने आपस में फाइट करना शुरू की। सभी लोग अपनी जानें गंवाते, माफिया के लोग, मिलिट्री के लोग, सभी एक दूसरे से फाइट करते ताकि वो टॉप जोन में पहुंच सके। तो यहाँ पर इंसानियत के बर्बाद होने के साथ एक नई चीज सामने आई, जहां पर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल पिल्स बनाई, जिनकी मदद से वो लोग एक्सपेरिमेंट करके इंसानों के म्यूटेंट बना सकते थे। और इन म्यूटेंट पावर्स के साथ जो लोग यहाँ पर जिंदा है और म्यूटेंट पावर्स को यूज कर सकते हैं, उन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता है। सब्जेक्ट्स के पास काफी ज्यादा अजीब अजीब पावर्स हो सकती है, क्योंकि वो लोग म्यूटेंट्स हैं। तो यहाँ पर आम इंसान जो कि टॉप जोन के बाहर रहते हैं, उस सारे इलाके को डेथ जोन कहा जाता है। तो डेथ जोन में आम नागरिक रहते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस करंट सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट्स की मदद से, यानी कि माफिया के लोग जिनके पास टेस्ट सब्जेक्ट्स अपने बनाए हुए हैं, वो लोग वहां पर टॉप जोन के ऊपर जाकर उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन माफियाज को रोकना चाहते हैं ताकि वो टॉप जोन को भी जाकर बर्बाद ना कर सके। हालांकि वो खुद भी टॉप जोन में जाने का सपना देखते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर एक सीन चल रहा होता है, जिसके साथ एक लड़की आगे बढ़ रही होती है और उसके ऊपर वहां पर सब्जेक्ट्स अटैक करते हैं। तो इसी के साथ ही एक लड़की वहां पर आती है जो कि कुंफू मास्टर होती है और उनके ऊपर अटैक करती है। हालांकि ये लड़की भी एक म्यूटेंट है। तो इसी के साथ ही वो जो लड़की होती है वो आगे चल रही होती है, तो साइड के ऊपर से एक एरो के साथ उसके ऊपर अटैक होता है। तो एक दूसरा दोस्त जो कि उसी का साथी होता है वो आगे बढ़ता है, शील्ड लेकर वहां पर आकर उस एरो को ब्लॉक करता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर साथ ही वहां पर उस टैंक के ऊपर दिखाते हैं जहां पर वो बंदा एरोस के साथ शूट कर रहा था, वहां पर उनका एक और साथी होता है। पीले बालू वहां लड़का जाकर उस बंदे को मार देता है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक बड़ा सा जैंगेटिक सब्जेक्ट आ जाता है। तो वो अपने पांव को उठाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो अपने पांव के नीचे उन सभी को मसल सके। जबकि इसी के साथ ही अब जहां पर हमारे हीरो राय की एंट्री होती है। तो हमारे हीरो का नाम राय होता है। तो हीरो जाकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही वो उसके मुंह पर पंच मारता है तो बड़ा सा टेस्ट सब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके गिरने के बाद हमारा हीरो उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा होता है और कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फाइनली हमारी फाइट स्टार्ट होती है। टॉप जोन के लिए हमें इन सभी से फाइट करके टॉप जोन तक पहुंचना होगा। तो ये सभी लोग एक तरफ से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से वो सारे टेस्ट सब्जेक्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो यहाँ पर इसकी फॉर्मल स्टोरी के इस स्टोरी में होने क्या वाला है। तो अब यहाँ पर शुरुआत से शुरू करते हैं जहाँ पर ये स्टोरी शुरू होने वाली है। तो ये दुनिया की हालत जब हुई, उस हालत के होने के 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं कि 5 साल के बाद तक तकरीबन आधी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। सारी गाड़ियां और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बर्बाद हो चुका था। यहाँ पर दुनिया की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही एक अंडरग्राउंड शेल्टर का सीन दिखाते हैं जहां पर कुछ फ्यूजिटिव्स रह रहे होते हैं डेथ जोन में। ये लोग जहां पर अपने आप को छुपा कर रखे हुए ताकि माफिया के लोग इनको ढूंढ ना ले, क्योंकि माफिया के लोग बहुत ज्यादा जालिम है। वो जो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो अनऑफिशियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो लोग वहां पर
पर पिल्स बना रहे हैं जिसके साथ इनको टेस्ट सब्जेक्ट्स बना देते हैं। और यहीं पर हमारे छोटे राय और उसकी मॉम को दिखाते हैं। वो दोनों वहां पर बैठे होते हैं। राय की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो बीमार होता है और उसे वहां पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। उसकी माँ उसे वहां पर कंबल के अंदर लपेट कर बैठी होती है, लेकिन इसके बावजूद उसका बेटा बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, तो वो अपनी माँ की तरफ देखकर रो रहा होता है, जबकि उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है मेरे बेटे तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पर इनके शेल्टर का जो मैनेजर होता है वो उसके पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, बर्नआउट के बाद यहाँ पर हर एक चीज बर्बाद हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर और ज्यादा मेडिसिन भी नहीं बना सकते क्योंकि आग नहीं जला सकते। बस हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा पानी होता तो हम लोग इसे पानी दे पाते, लेकिन पानी भी नहीं दे सकते क्योंकि पानी भी सूख चुका है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा और पिछले कई सालों से बारिश भी नहीं हुई। यहाँ पर हमारे पास जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे पानी के, कुछ नदी नाले, उनके ऊपर माफिया के लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। तो मैनेजर के साथ एक लड़का होता है, वो कहता है क्यों ना हम लोग इससे अच्छा है माफिया के हाथों कैप्चर हो जाए, कम से कम हमें पीने को पानी तो मिलेगा। मैनेजर उसके सर में थप्पड़ मारता और कहता बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें पता भी है कि माफिया के लोग कितने ज्यादा डेंजरस हैं। वो लोग हमें इंसान नहीं समझते, वो हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट समझते हैं और हमें यहाँ पर पिल्स खिलाकर हमारे पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या तुम वहां पर मरना चाहते हो? अगर हम लोग वहां पर उनके पास वो हमें पकड़ भी लेते हैं तो उसके बाद वो हमारे पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट में बचने के चांसेस सिर्फ 1% हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोग इस जगह के ऊपर कम से कम जिंदा तो हैं। इसी के साथ उनके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें इसी बात का डर होता है कि कहीं माफिया के कोई लोग यहाँ पर ना आ जाए। तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। तो दरवाजे के पास जो गार्ड होता है वो कहता है कौन है बाहर? तो अंदर बाहर से आवाज आती है। एक सोल्जर वहां पर बाहर खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिविलियन सोल्जर हूँ, तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। मेरे पास मेडिसिन और खाने की सप्लाईज हैं। साथ ही वो वहां पर एक सुराख होता है, उसके अंदर से पानी की बोतल अंदर फेंकता है। तो गार्ड जो होता है वो सुराख के अंदर से बाहर देखता है और कहता है बाहर सिर्फ एक ही आदमी है और उसके हाथ में सप्लाईज भी हैं। मैनेजर से कहता है कि मैनेजर बताओ हमें क्या करना है, क्या हम उसे अंदर आने दे? तो मैनेजर उसे कहता है अगर वो वाकई में एक ही इंसान है तो फिर मुझे लगता है कि उसे अंदर आने दो। अगर उसके पास खाने की चीजें हैं तो हम उस खाने की चीजें ले लेंगे, और वैसे भी एक इंसान हम सभी लोगों का मुकाबला कैसे कर पाएगा? वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, दरवाजा खोल दो क्योंकि हमें इस वक्त मेडिसिन की जरूरत है। राय की हालत बहुत ही बुरी है। इसके साथ ही वो गार्ड जो होता है वो दरवाजे को खोल देता है। जब वो दरवाजे को खोलता है तो वो लड़का अंदर आ जाता है। उसके हाथ में वाकई में वहां पर मेडिसिन और खाने पीने की चीजें होती है। वो उनसे कहता है प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ, मैं कोई यहाँ पर माफिया का बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर मिलिट्री की तरफ से आया हूँ। तुम सभी सिविलियंस को यहाँ पर से सेफ जगह के पर ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम सभी को सेफ जगह पर ले जाया जाए। तो मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले हम सभी लोगों को कैसे लेकर जाओगे? जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और तुम अकेले इतने सारे लोगों को हमारे अपने साथ कैसे लेकर जा सकते हो, जबकि बाहर माफिया के लोग और टेस्ट सब्जेक्ट्स खुलेआम घूम रहे हैं। इसी के साथ ही वो लड़का सामान को नीचे रखता है और अपने बाजू के ऊपर से बाहें ऊपर चढ़ाता है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है जरा देखो। तो जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक म्यूटेंट होता है, उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। तो वो कहते हैं ये तो एक टेस्ट सब्जेक्ट है। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक टेस्ट सब्जेक्ट है। अगर टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये हम सभी लोगों को मार डालेगा। ये तो हम सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं आया। जबकि वो उन लोगों से कहता है घबराने की जरूरत नहीं है। जिस डॉक्टर ने मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनाया था उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उसने मुझे कहा है कि मैं तुम सभी लोगों को सेफली यहाँ पर से मिल्टिया अकेडमी में लेकर जाऊं, सॉरी मिल्टिया कैंप में लेकर जाऊं। तो तुम सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर राय की मदर रो रही होती है। तो वो उसके पास जाता है, अपने पास से पानी की बोतल निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही वो कहता है कि मैं कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर आऊं, अपने बच्चे को ये गोलियां खिला दो। तो मदर कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक मसीहा बनकर आए हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके पास से बॉटल्स लेने लगती है। इसी के साथ ही पीछे से एक ब्लैक कलर का शैडो निकलता है जो कि उस लड़के के बाजू के ऊपर अटैक करता है और वो लड़का बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन वो शैडो को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो जब उस शैडो को अपने हाथ में पकड़ लेता है वो कहता है सभी लोग भाग जाओ, सभी लोग भाग जाओ, एक म्यूटेंट टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ ही वहां पर वो दरवाजा भी टूट जाता है। दरवाजे के टूटने के साथ ही वहां पर और भी बहुत सारे शैडोज निकलते हैं और वो सारे शैडोज एरोज की तरह वहां पर आगे बढ़ते हैं और आकर उस लड़के के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं जो कि मिलिट्री की तरफ से आया था। और उसकी बॉडी के अंदर सारे शैडोज घुसने के बाद वो लड़का बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। और ये देखकर राय की मदर जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी के साथ ही माफिया का एक गुंडा वहां पर अंदर आता है और कहता है देखो तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लायक सब्जेक्ट्स हैं। तुम सभी लोग यहाँ पर छुप कर बैठे हुए जबकि हमारे बॉस यहाँ पर नए सब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे थे ताकि उनके ऊपर टेस्ट किया जा सके। तो टेस्ट सब्जेक्ट जैसे वहां पर अंदर आता है, इसी के साथ ही गार्ड जो दरवाजे के पीछे छुपा होता है वो अपने हथौड़ा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि स्नीक अटैक करके वो इस माफिया गुंडे
को मार डालेगा, लेकिन माफिया गुंडा वहीं पर से अपना शैडो निकालता है, पीछे वाली साइड पर करते हुए उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और इसी के साथ ही गार्ड वहीं पर गिरकर मर जाता है। मैनेजर उसके साथी बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। मैनेजर अपने साथियों से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी के सभी लोग तो डर रहे होते हैं। मैनेजर कहता है कि ये सिर्फ वो सिर्फ अकेला आया है, हम सभी लोग ज्यादा हैं, तो सभी लोग मिलकर अटैक करें तो हो सकता है कि हम इसे मार सकते हैं। सभी मेरे साथ आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर इसको मारना होगा। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, ऊपर की छत टूटती है। छत टूटने के साथ एक बड़ा सा जाइंट वहां पर नीचे गिरता है, एक बड़ा सा टेस्ट सब्जेक्ट, और उसके साथ और भी बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं जिनके पास बहुत सारी अलग अलग म्यूटेंट पावर्स होती हैं। वो इनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो मैनेजर कहता है कि अब हमारे बचने के कोई चांसेस नहीं है, सभी लोग अपने वेपन्स को फेंक दो। सभी लोग अपने अपने वेपन्स को फेंक देते हैं, जबकि राय की मदर उसे अपने साथ लेकर एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन वो गुंडा जो होता है वो अपने शैडो को वहां पर उस पिलर के अंदर भेजता है और कहता है कि जो लोग वहां पर छुपे हुए जल्दी से बाहर निकल आओ, क्योंकि छुपे हुए लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं उन सभी को मार डालता हूँ। चुपचाप अगर बाहर आ जाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारा जाएगा। राय की मदर बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो वहां पर अपने शैडोज के साथ किसी भी चीज को बेच सकता है और इनको आसानी से मार सकता था। तो इसी के साथ ही वहां पर शैडोज के पिलर्स के पीछे और जो लोग छुपे होते हैं वो लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमें जान से मत मारना, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो ये देखकर वो एक्सपेरिमेंट कहता है कि देखो तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मैं ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, जब मैं किसी को छुपा हुआ देखता हूँ तो मेरा उसे मारने का दिल करता है, आप जल्दी से यहाँ पर आकर मेन घेरे में खड़े हो जाओ। तो राय की मदर जो होती है वो उसे एक छोटे से खोल के अंदर छुपाकर वहां पर से अकेली बाहर निकल आती है। तो अब कि वो राय को वहां पर अंदर छुपा आती है क्योंकि वो बीमार होता है और बोल भी नहीं रहा होता, तो इस वजह से उसे लगता है कि वो बच जाएगा। इसी वो सभी लोगों को वहां पर सेंटर में घेर लेते हैं और आसपास सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स उनको घेर कर खड़े होते हैं। इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं सभी लोग अटेंशन हो जाओ, हमारे मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि लॉर्ड साकान आ रहे हैं, लॉर्ड साकान प्लीज आ जाएं। तो वो सभी लोग वहां पर लॉर्ड साकान को वेलकम करते हैं। तो लॉर्ड साकान को देखने के बाद मेरा पहला एक्सप्रेशन यही था जैसे कि मंकी डी लूफी यानी कि वन पीस का कोई जनरल जहां पर आ गया हो। कि इस बंदे की ड्रेसिंग बिल्कुल वैसी कमाल की जबरदस्त और ऊपर से ये बंदा दिखने भी काफी ज्यादा दासू लग रहा है। तो उसका टेस्ट सब्जेक्ट उसे कहता है कि लॉर्ड साकान देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए क्या ढूंढ कर लाया हूँ, देखो कितने सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। इससे पहले कि हम लोग टॉप जोन के ऊपर जाकर अटैक करें और कब्जा करें, आपके लिए बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जो आके आपके साथी बनने के लिए तैयार हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार हैं। तो साकान उन सभी लोगों की तरफ देखता और कहता है वैसे तो तुम सभी लोग यहाँ पर अगर मर भी जाओ तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम्हें यहाँ पर मरना है या फिर मेरा 1% का चांस लेना है। वो अपने पास से कैप्सूल निकालता और कहता है ये वो चांस है, ये 1% का चांस है, अगर तुम इसको खाते हो और उसके बाद एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाते हो तुम मेरे साथ टॉप जोन में जाकर अय्याशी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथियों से मरवा डालूंगा या फिर तुम इस पिल को खाने के बाद वैसे भी मर जाओगे। उन सभी लोगों के हाथ में वहां पर एक एक कैप्सूल पकड़ा दिया जाता है। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर इससे बचने के चांसेस सिर्फ 1% है, यानी कि यही है कि हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, ये तो सुसाइड करने के बराबर ही है। तो लॉर्ड साकान कहता है कि तुम सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी और तुम लोग अगर इस अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं चाहते तो फिर ठीक है। वो अपने साथियों से कहता है कि मार डालो और वह सामने के 2-4 लोगों को मारते हैं। तो बाकी के सभी लोग उसी वक्त उस कैप्सूल को खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। और इसी के साथ ही राय की मदर भी वहां पर उस कैप्सूल को खा लेती है। तो जब राय की मदर उस कैप्सूल को खा रही होती है तो हमारा राय वहां पर अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है, वो उसे चिल्लाकर पुकारना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा होता। तो उसकी मदर भी कैप्सूल को खा लेती है और थोड़ी देर के बाद जब कैप्सूल उनकी बॉडी के अंदर जाकर घुल मिल जाता है तो उनके ऊपर एक्शन होना स्टार्ट होता है। सभी लोगों की बॉडी वहां पर फट जाती है, सभी लोग वहां पर मर जाते हैं, वहां पर कोई एक भी जिंदा नहीं बचता। तो साकान कहता है कि यहाँ पर इनमें से तो कोई एक भी नहीं बच पाया, मुझे तो लगा था कि इतने सारे लोगों में से कम एक भी बच जाता तो वो हमारा टेस्ट सब्जेक्ट बनकर हमारे साथ दे सकता था, लेकिन अफसोस ये सभी लोग तो मर गए। तो उसका साथी उसे कहता है कि लॉर्ड साकान यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही साइड इफेक्ट्स हैं जैसे पहले हमें देखने में आए थे। इन सभी की बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर चढ़ गया है, इनकी स्किन ब्लैक हो गई और साथ ही उसके अंदर रेड कलर की धारियां आ गई हैं। तो लॉर्ड साकान उस पिल को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, कहता है क्या वाकई में इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस पिल को सर्वाइव कर सकता और इसके साथ बनने वाला जो म्यूटेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट होगा। मुझे इसके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अफसोस कि इस पिल को कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से इन सभी बेकारों को यहीं पर छोड़ो, हमें जल्दी से जल्दी टॉप जोन की तरफ निकलना होगा, जितनी जल्दी हो सकता है अपना सामान पैक करो। तो उसका साथी उसे कहता है जी सर, हमारे साथी तो पहले से बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ पर चेक कर लूं कि इनमें से कोई बच तो नहीं गया। अगर यहाँ पर कोई बच गया होगा तो फिर तो ये आपकी रेपुटेशन को खराब कर देगा कि आप कहीं पर गए और वहां पर आपने किसी सर्वाइवर को जिंदा छोड़ दिया। इसी के साथ ही वो सब्जेक्ट जो होता है वहां पर आसपास ढूंढना शुरू कर देता है कि यहाँ पर अगर कोई जिंदा है तो फिर उसे मार डाले। कि हमारा राय उस छोटे से होल के अंदर लेटा होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा होता।
होता, लेकिन वो सांस तो ले रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो सब्जेक्ट उसके पास से गुजरता है तो उसे वहां पर आवाज आती है, उसे सांस की आवाज आती है। वो कहता है यहाँ पर से किसकी सांस की आवाज आ रही है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है ताकि नीचे होकर उस होल के अंदर देख सके कि उसके अंदर क्या है। पीछे से मदर की आवाज आती है। मदर कहती है, साकान या फिर जो भी तुम्हारा नाम है, तुम एक मैगट की तरह हो। ऐसी वहां पर मदर की आवाज आती है। इसी के साथ ही वो सब्जेक्ट वहीं पर रुक जाता है। तो साकान भी वहीं पर रुक जाता है कि अब यहाँ पर कौन है जो इनमें से जिंदा है। तो वो पीछे की तरफ देखता है तो वहां पर मदर अभी तक जिंदा होती है। तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो साकान से पंगा लेती है ताकि वो उसकी तरफ उसका ध्यान हो जाए। तो वो सब्जेक्ट भी भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो साकान भी वापिस आता है। तो लॉर्ड साकान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे गले से पकड़कर उठाता है और कहता है कि तुमने जहाँ पर मुझे एक मैगट कहा, क्या तुम्हें पता है कि एक मैगट क्या होता है। यानी जैसे एक औरत जो कि यहाँ पर साइड इफेक्ट से मर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर एक मैगट कह रही है। एक मैगट वो होता है जो कि सिर्फ दूसरों के ऊपर शिकार करता है और मैं बिल्कुल एक मैगट की तरह ही हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। और इसी के साथ ही उसकी मदर को सेंटर से 2 हिस्सों में चीर देता है, उसकी मदर को वहीं पर मार डालता है। जब उसकी मदर को वहां पर मारने के बाद वो फेंकते हैं तो हमारा राय जो होता है वो सुराख के अंदर बैठा होता है और ये देख रहा होता है। जब अपनी मदर को वहां पर गिरता हुआ देखता है वो बेचारा बहुत बड़े सदमे में चला जाता है और चिल्लाकर कहता है, मदर। तो जैसे ही वहां पर से साकान अपने सब्जेक्ट को लेकर जाने लगता है, वो कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, हम लोग इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो लॉर्ड साकान अपने सब्जेक्ट को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा राय जो होता है वो बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद अपनी मॉम के साथ लिपट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है, मॉम मॉम तुम ऐसे नहीं जा सकती मॉम। और वो चिल्ला रहा होता है। तो इसी वजह से साकान और उसका सब्जेक्ट दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। तो साकान का सब्जेक्ट जो होता है पीछे की तरफ हटता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है ताकि जाकर राय को भी मार सके, जबकि राय कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और वहां पर बॉसदार रो रहा होता है। इसी के साथ उसे ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई पिल दिखाई देती है। तो वो उस पिल को देखता है, फिर साथ ही उस पिल को उठाता है, जबकि दूसरी तरफ से वो सब्जेक्ट जो होता है उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है कि तुम्हारे जैसा एक चूहा कैसे जिंदा बच गया, तुम्हें मरना होगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा राय जो होता है उस पिल को खा जाता है और उस पिल को खाने के बाद उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जबकि सब्जेक्ट उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि लड़के जहां पर कुछ तुमसे बात कर रहा है तो तुम यहाँ पर मेरी बात को इग्नोर किए जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि जब बड़े बात करें तो उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं सुन रहे तो फिर ठीक है, पहले भी जहाँ पर तुम्हें मारने वाला था तो अब जहाँ पर बिना बात सुने तो मर जाओ। और वो अपने हाथों को बड़ा करता है और अपने हाथों के अंदर से शैडोज को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे वो अपने बाजू को लंबा करके हमारे राय के ऊपर अटैक करने लगता है तो उसी वक्त राय भी बदल जाता है और अपने पंजे के साथ उसके बाजू के ऊपर अटैक करके उसका बाजू काट देता है। और इस बात से वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो वो सब्जेक्ट जो होता है वहां पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है और कहता है, मेरा बाजू, जबकि हमारा राय बिल्कुल एक पागल मॉन्स्टर की तरह हो जाता है। तो वो अपने पंजे के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो सब्जेक्ट भी दूसरी तरफ से अपने दूसरे हाथ को निकालता है और उसे कहता है कि लड़के, यहाँ पर ड्रग की वजह से तुम काफी स्ट्रॉन्गर हो गए हो, लेकिन मैं अल्टीमेट टेस्ट सब्जेक्ट और तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और वो अपने पंजे को आगे की तरफ करता है और हमारे राय के पंजे के साथ टकराता है, लेकिन हमारे राय का पंजा जो होता है उसके पंजे से ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसके दूसरे बाजू को भी वहां पर काट देता है। दूसरा बाजू कटने के बाद दिखाते हैं कि टेस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो दोबारा से अपने बाजू को रीजनरेट कर रहा होता है और उसका बाजू वहां पर रीजनरेट होने के बाद एक बड़ा सा क्ला बन जाता है और कहता है कि मैं अल्टीमेट टेस्ट सब्जेक्ट हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कीड़ा जिसने अभी भी यहाँ पर पील को खाया और एक टेस्ट सब्जेक्ट बना है वो मुझे हरा सकता है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ के अंदर से एक क्ला निकालने के बाद अब राय के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, जबकि हमारा राय जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो कुछ भी सोच समझ नहीं रहा होता, जिसकी वजह से उस टेस्ट सब्जेक्ट की जो क्ला होती है वो सीधी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। तो राय की बॉडी के आर पार होने के बाद वो सब्जेक्ट वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है। उसे लगता है कि उसने यहाँ पर छोटे राय को मार दिया, लेकिन राय जो होता है वो अभी भी आगे की तरफ बढ़ता है। वो अपने दूसरे हाथ के साथ उसके क्ला को काटता है, हालांकि क्ला उसकी बॉडी के अंदर ही होता है और इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ आता है। और नीचे आने के बाद वो टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर जंप मारता है। वो दोनों पांव के साथ उसके मुंह के ऊपर लैंडिंग करता है, जिसकी वजह से वो टेस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद उसका सर जो होता है वो ग्राउंड के अंदर धंस जाता है और उसके बाद लॉर्ड साकान ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। तुम्हारा राय उसके ऊपर जंप लगाने के बाद अब उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। तुम्हारा राय उस टेस्ट सब्जेक्ट को वहां पर बहुत ही पूरी तरह से नोच डालता है, उसकी पूरे के पूरे सर को ही उड़ा देता है। तो जब वो उसको वहां पर मार डालता है, उसके मरने के बाद हमारा राय अब यहाँ पर दूसरे लॉर्ड साकान की तरफ देख रहा होता है, लेकिन साथ ही लॉर्ड साकान उसकी तरफ देख रहा होता है, उसे एनालाइज कर रहा होता है क्या इसने पिल को सर्वाइव कर लिया, लेकिन असल में उसके हाथों का कलर ब्लैक हो चुका होता है और साथ उसके ऊपर रेड कलर की लाइंस होती हैं, यानी कि साइड इफेक्ट्स अभी भी उसकी बॉडी के अंदर
रीजन है। तो लॉर्ड साकान कहता है कि तुम तो एक म्यूटेंट हो, लेकिन ये पिल तुम्हारे पर काम नहीं कर रही, यानी कि इस पिल की वजह से साइड इफेक्ट्स तुम्हारी बॉडी में भी हैं। तुम्हारा राय अब लॉर्ड साकान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, और वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए लॉर्ड साकान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि लॉर्ड साकान अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है और उंगली को फ्लिक करते हुए उसके माथे के ऊपर फ्लिक करता है। जैसे वो उसके माथे के ऊपर मारता है तो हमारा राय जो होता है उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है, एक जबरदस्त धमाका होता है और वहीं पर गिरकर वो बेहोश हो जाता है। तो लॉर्ड साकान कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे कीड़े के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ये तो एक फेल एक्सपेरिमेंट है, यानी कि तुम अभी या फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वैसे ही मर जाओगे, तो मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने की जरूरत भी नहीं है। और वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग टॉप जोन की तरफ निकलने वाले हैं। और वो अपने लोगों को लेकर टॉप जोन की तरफ चला जाता है, जबकि हमारा राय वहीं पर बेहोश पड़ा होता है और उसकी पावर्स जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, वो बैक हो जाती है। इसी के साथ ही वहां पर एक लड़की आती है। तो ये लड़की वहां पर आने के बाद राय को उठाती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि यही वो लड़का है। तो वो लड़की राय को उठाती है और उसे उठाने के बाद वहां पर से निकल जाती है, उसे लेकर वहां से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन हमें तकरीबन 10 साल के बाद का दिखाया जाता है। 10 साल के बाद का सीन दिखाते हैं कि दुनिया तो पहली तबाह हो चुकी है, और जहां पर एक लड़की और उसके छोटे भाई को दिखाते हैं कि वो दोनों सड़क के ऊपर भाग रहे होते हैं। माफिया के कुछ टेस्ट सब्जेक्ट उनके पीछे लगे होते हैं, तो वहां पर से भाग कर जा रहे होते हैं। तो लड़की जो होती है अपने छोटे भाई से कहती है कि बस तुम्हें थोड़ी देर और भागना होगा, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, सामने मिलिट्री का कैंप है, हम लोग अगर उस शहर में पहुंच गए तो वहां पर जाकर हम लोग पनाह ले सकते हैं। लेकिन उसका भाई जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका होता है। वो उसे कहता है कि नूना, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ और मुझे प्यास लगी है, और इसी के साथ ही वो बेचारा वहीं पर गिर जाता है। तो उसकी बड़ी बहन उसको उठाती है और कहती है प्लीज मेरे ब्रदर मेरे साथ रहो, तुम्हें यहाँ पर गिरना नहीं है, अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो वो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोग मर जाएंगे। इसी के साथ एक लोहे का पाइप उनके पास आकर ग्राउंड के अंदर धंस जाता है। तो एक टेस्ट सब्जेक्ट उनके पीछे ही होता है, बल्कि 3 लोग होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो बच्चों, तुम्हें यहाँ पर जाने किसने दिया? अभी तो तुम लोग यहाँ पर उस उम्र में पहुंचे हो जब हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, और अभी तुम यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो, अभी भागना बिल्कुल बेकार है। और फिर साथ ही वहां पर से फिर से एक पोल को उखाड़ता है, और उस लोहे की पोल को उखाड़ने के बाद उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वो उस पोल को ग्राउंड के ऊपर मारता है उन दोनों के करीब, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी बहन चिल्लाकर उसे कहती है कि हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं, प्लीज हमें मत मारो, हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट अपने पास पिल निकालता और कहता है अच्छा तो तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, इस पिल को खाओ, अगर सर्वाइव कर गए तो फिर जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम वैसे भी जहां पर मरने वाले हो। तो चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिल्कुल परफेक्ट टाइम है तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट करने का। और वो छोटे लड़के का मुंह खोलता है जबरदस्ती, और साथ ही पिल को उसके मुंह के अंदर डालने लगता है, जबकि उसकी बहन चिल्लाकर उसे कहती है नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मेरे भाई के साथ ऐसा मत करो। जब वो वहां पर उसके मुंह के अंदर पिल डाल रहा था, इसी के साथ ही हमारा राय वहां पर पहुंच जाता है। तो राय ऊपर से जंप करते हुए सीधा आकर उसके ऊपर अटैक करता है। जब उसके सर के ऊपर लैंडिंग मारता है तो अपने पांव के साथ उस टेस्ट सब्जेक्ट को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है, और बाकी के दोनों टेस्ट सब्जेक्ट जो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर अटैक करने की। फिर साथ ही जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो हमारा राय उनसे कहता है प्लीज माफ करना, मैं यहाँ पर माफिया हंटर हूँ, और तुम्हारे जैसे माफिया को देखने के बाद मेरे हाथ और पांव खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं ताकि मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूं। तो हमारे राय ने वहां पर जो ड्रेस पहनी होती है उस ड्रेस के ऊपर एक लोगो बना होता है जो कि मिलिट्री का यानी माफिया हंटर्स का लोगो होता है। तो वो दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहते हैं ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके चेस्ट इसके बाजू के ऊपर जो लोगो बना हुआ है माफिया हंटर का ही है। राय बाकी दोनों से कहता है कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है, यानी मेरा ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका है, तो अगर तुम दोनों यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, अगर मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगे तो फिर मैं तुम दोनों को भी यहाँ पर मार डालूंगा। तो वो दोनों से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक मिलिट्री या रेड यहाँ पर आएगा और हमारे जैसे लेवल 2 के सब्जेक्ट्स को हरा पाएगा? हम लोग लेवल 2 के टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं और तुम हमें नहीं हरा सकते। और इसी के साथ ही वो लेवल 2 सब्जेक्ट जो होता है अपने हाथ में उसके रॉड होता है यानी पाइप होता है, उस पाइप को हमारे राय की तरफ फेंक देता है। जैसे वो उस पाइप को राय की तरफ फेंकता है तो वो पाइप बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ राय की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तुम्हारा राय वहीं से ऊपर की तरफ जंप लगाता है, वो उल्टा जंप लगाता है और साथ ही उस पाइप को अपने हाथ में पकड़ लेता है। जंप लगाने के बाद उस पाइप को हाथ में पकड़ता है और बड़ी स्पीड के साथ वापस उस पाइप को उसी की तरफ थ्रो कर देता है। तो जब हमारा राय उसी पाइप को वापस उस टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ थ्रो करता है तो वो सीधा जाकर उस टेस्ट सब्जेक्ट के पास जाकर पीछे गाड़ी के अंदर धंस जाता है। इस बात से वो टेस्ट सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा राय अब आगे बढ़ता है, जाकर उसके मुंह के ऊपर जाकर अपने घुटने से अटैक करता है, जिसके साथ उस बेचारे के दांत टूट जाते हैं और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है। और इसी के साथ ही दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट वहां पर से निकलता है और अपनी रॉड के साथ हमारी राय के ऊपर अटैक करता है। जब वो राय के ऊपर अटैक करता है तो हमारा राय नीचे की तरफ झुकते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और इसी के साथ उसके मुंह पर पंच मारता है। तो जब वो उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है तो उसी के साथ उसके सारे दांत टूट जाते हैं और दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर जाता है। तुम्हारा राय जहां पर
पर तीनों टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार देता है, जबकि वो बच्ची और उसके साथ वो छोटा लड़का वो दोनों वहीं पर होते हैं और बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तो हमारा राय आगे बढ़ता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मिलिट्री कैंप्स को ढूंढ रहे हो, क्या तुम मिलिट्री कैंप्स को ढूंढ रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ हम लोग मिलिट्री कैंप्स को ही ढूंढ रहे हैं। तो राय उन्हें अपने साथ लेकर वहां से वापस आ जाता है। यहाँ पर मिलिट्री का प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसे मिलिट्री कैंप कहते हैं। तो ये मिलिट्री कैंप जो होता है ये काफी ज्यादा प्रॉस्पर होता है क्योंकि लोग यहाँ पर आसानी से रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स इनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो वो लड़की और लड़का दोनों को वहां पर लेकर आता है और वहां पर उन्हें खाना और पानी दिया जाता है, जबकि खुद हमारा राय जो होता है वो रूम के अंदर होता है और अपने प्रोफेसर के पास होता है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं राय क्या तुम ठीक हो? तो राय उसे कहता है कि लीडर क्या ये मेरा लास्ट मिशन है? तो वो उसे कहता है कि सॉरी प्लीज मुझे माफ करना, जो तुम्हारा लास्ट मिशन नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स हैं और इन साइड इफेक्ट्स की वजह से तुम इस वक्त मौत से लड़ रहे हो, लेकिन प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश करो। बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम्हें यहाँ पर मिशन के ऊपर भेजने के अलावा। हमारी पूरी डेथ जोन में तुम्हारे जैसा कोई भी दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्ट सोल्जर हो। तुम एक बिल्कुल परफेक्ट सोल्जर हो। तो वो अपने बाजू के ऊपर से कपड़ा हटाता है, उससे कहता है कि मैं परफेक्ट सोल्जर हूँ, जरा मेरे बाजू की तरफ देखो, ये साइड इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी मैं मरने वाला हूँ। प्रोफेसर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और मिशन देने वाला हूँ और ये वाला जो मिशन है ये तुम्हें जिंदा रहने की उम्मीद देगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम उस मिशन को पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हारे साइड इफेक्ट्स हट जाएंगे। राय बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है प्रोफेसर क्या वाकई में आपको यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता मिल गया है जिससे आप मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर ठीक कर सकते हैं? तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सच बताऊंगा, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी इलाज नहीं बना पा रहे। वो इलाज सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे पास आग नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर आग होती तो मुझे लगता है कि हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई इलाज बना सकते थे। हम लोग यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन मेडिसिन को एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें आग की जरूरत है और आग हमारे पास नहीं है। हमारा राय उसे कहता है कि मैंने ऐसी कहानियां सुनी है कि जहाँ पर एक म्यूटेंट लड़की है जो कि आग क्रिएट कर सकती है। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मेरा लास्ट मिशन ये हो कि मैं उस लड़की को जाकर ढूंढ कर लाऊं जो आग बना सकती है? तो वो कहते हैं हाँ हमें उस लड़की की जरूरत है, तो ये तुम्हारा लास्ट मिशन होगा, तुम्हें उस लड़की को ढूंढ कर लाना होगा जो कि आग क्रिएट कर सकती है। अगर तुम उस लड़की को ढूंढ लाते हो तो फिर हमारे पास आग होगी और आग की मदद से हम लोग तुम्हारे लिए मेडिसिन बना पाएंगे जिससे हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तो राय इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये आखिरी सोल्यूशन है, हम तुम्हें तभी बचा सकते हैं जब तुम उस आग क्रिएट करने वाली लड़की को ढूंढ कर लाओगे। प्रोफेसर उसे कहते हैं मुझे पता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ क्योंकि उस फायर गर्ल को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस लड़की को ढूंढ कर लाओ, अपने और मिशन में कामयाब रहो और उसके लिए इसके बाद ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा राय बाहर जाकर अपने घोड़े के पास खड़ा होता है ताकि वो जाकर फायर गर्ल को ढूंढने के लिए निकल सके। तो जब वो वहां पर सोच रहा था कि मैं कहां से जाकर स्टार्ट करूं, तो उसी के साथ ही वो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम लोग जहां पर उस लड़की को ढूंढ रहे हो। तो हमारा राय उसे कहता है कि तुम जहां पर किस लड़की की बात कर रहे हो? तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं जहां पर उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो आग जला सकती है। फिर पहले जब हम लोग जहां पर आए थे उस वक्त मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम उस सीनियर के साथ बातें कर रहे थे और तुम दोनों किसी लड़की को ढूंढने की बातें कर रहे थे। और इसी के साथ ही उसे कहती है ये कल की बात है, कल हम दोनों भाग रहे थे, भागते भागते हम लोग जाकर एक पत्थर के पीछे छुप गए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी और मैं और मेरा भाई एक दूसरे के साथ चिपक कर लेटे हुए थे। जब हम लोग वहां पर सो रहे थे मुझे महसूस हुआ कि वहां पर कोई आया है, कोई बड़ी बिग सिस्टर वहां पर आई थी और उसने वहां पर आकर लकड़ियों के ऊपर कुछ जलती हुई चीज जलाई थी, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज थी, शायद जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो आग है, तो मुझे लगता है कि वो आग थी क्योंकि उसके अंदर से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। उससे मुझे काफी ज्यादा गर्मी मिली। मैं और मेरा भाई पूरी रात वहां पर उस गर्मी को सेकते रहे। जब हम लोग सुबह उठे तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी और वो आग भी बुझ चुकी थी, लेकिन लकड़ियों के अंदर से वो ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। तो इसका मतलब है कि वो लड़की थी, वो वही लड़की थी जिसने वहां पर आग जलाई है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। हमारा राइस की बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था और उसे यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि फायर गर्ल वाकई में इसी इलाके में है। तो वो उससे पूछता है कि रात के वक्त तुमने उसे कहां पर देखा था? तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर इस इलाके में है। तुम्हारा राय अब यहाँ पर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो राय उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उसी जगह के पर पहुंच जाता है जिस जगह के बारे में उस लड़की ने उसे बताया था कि उस लड़की ने लास्ट टाइम उसे उस जगह में उस एरिया में देखा था। तो राय को वहां पर फायर की स्मेल आ रही होती है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे फायर की स्मेल यहीं पर आसपास से आ रही है। इसी के साथ ही वो अपने हाथों की तरफ भी देख रहा था क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता, उसकी पूरी बॉडी वहां पर काली हो जाएगी और उसके बाद साइड इफेक्ट्स की वजह से वो लड़का बेचारा मर जाएगा। तो हमारा राय आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उसे जाकर ढूंढना होगा। इस वक्त मैं उन लोगों के इलाके में हूँ जो कि आग की पूजा
करते हैं। आग की पूजा करने वाले लोग बहुत सा खतरनाक है और वो हमारे जैसे आम इंसानों को पकड़ते हैं, जहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट्स उन सभी को पकड़ते हैं और उनको बलि चढ़ाने के लिए आग के देवता के सामने चढ़ा देते हैं, मतलब आग के देवता के सामने उनका सर काट देते हैं। तो इसी के साथ उसे वहां पर साइड के ऊपर से कुछ लोग दिखाई देते हैं। तो ये सभी लोग जो होते हैं ये आग की पूजा करने वाले होते हैं। तो वो लोग साइड के ऊपर से निकलते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। तो हमारा राय कहता है कि मुझे जल्दी से भागना होगा। वो उन सभी से छुपते छुपाते एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाता है और कहता है अब इन लोगों को यहाँ पर आना था। इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इन सभी के साथ फाइट कर सकूं, क्योंकि उसकी हाथ जो होता है पूरी तरह से काला होता जा रहा था। तो वो कहता है कि मुझे इन सभी से फाइट नहीं करनी और ना ही मैं इनसे फाइट कर पाऊंगा, मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। जितना ज्यादा चुपचाप मैं यहाँ से निकल सकता हूँ उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही वहां पर से चलकर जा रहा होता है तो फर्श के ऊपर से एक लकड़ी जो होती है वो टूटती है। लकड़ी के टूटने की वजह से आवाज होती है, जिसके साथ ही एक फायर की पूजा करने वाला वहां पर निकल आता है। तो जैसे ही वहां पर निकल आता है तो हमारे राय को देख लेता है। उसे देखने के बाद वो अपने पास से एक हॉर्न निकालता है और उसको बजाने लगता है ताकि वो बाकी के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर सके। तो राय कहता है जो तो बहुत ही बुरा है, जो अपने बाकी के सभी साथियों को बुला लेगा। तो जैसे ही वहां पर वो हॉर्न बजाने लगता है, इसी के साथ ही एक लड़की वहां पर से निकलती है और उस आग की पूजा करने वाले के सर के ऊपर आकर अटैक करती है और उसके सर के ऊपर अटैक करके उस बंदे को वहीं पर मार देती है। और इस बात से राय काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वो लड़की अपने चेहरे के ऊपर से अपनी हुडी को हटाती है और हमारे राय की तरफ देखती है। तो हमारा राय उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं थोड़ी देर पहले जिसकी स्मेल को महसूस कर रहा था वो यही लड़की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही लड़की है जो कि फायर विल्डर है, यानी यही वो लड़की फायर गर्ल है। तो वो लड़की हमारे राय से कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए जहाँ तक पहुंचो, इसका मतलब यह है कि तुम मेरी स्मेल का पीछा कर रहे थे। अगर मेरी स्मेल का पीछा कर रहे हो तो मतलब यह है कि तुम फायर गर्ल को ढूंढ रहे हो। मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रही हूँ। तुम्हारा राय उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर फायर गर्ल को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम फायर गर्ल नहीं हो? तो वो कहती है नहीं मैं फायर गर्ल नहीं हूँ। तो राय कहता है तो फिर वो स्मेल तुम्हारे पास से क्यों आ रही है? तो वो उसे कहती है क्योंकि मैं उस लड़की के साथ थी जिसे तुम फायर गर्ल कहते हो, जो कि आग क्रिएट कर सकती है। मैं उस लड़की के साथ थी, इसी वजह से उसकी स्मेल मेरे पास से आ रही है। तुम्हारा राय कहता है तो फिर बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है? ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी वो लड़की चाहिए। तो चलो हियर उसे कहती है कि मेरे साथ आओ, तुम्हें मेरे साथ आना होगा क्योंकि मुझे पता है कि वो फायर गर्ल कहाँ पर है। मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकती हूँ। और वो दोनों वहां पर से आग की पूजा करने वाले लोगों से बचते बचाते वहां से निकल जाते हैं। और वहां पर से निकलने के बाद उसे कहती है चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। तो वो उसके साथ चलते चलते डॉक एरिया के ऊपर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा राय उसे कहता है कि ये क्या हम लोग उन फायर वर्शिपर्स यानी कि आग की पूजा करने वाले लोगों के एरिया में और ज्यादा आगे क्यों जाते जा रहे हैं? वैसे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर से उन सभी लोगों से अपना पीछा छुड़वाया था और अब यहाँ पर तुम मुझे फिर से उन्हीं की टेरिटरी में लेकर जा रही हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि यहाँ पर बाकी इलाकों के मुकाबले में फायर वर्शिपर्स बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर सिर्फ 2-4 लोग ही होंगे। तो वो उसे कहती है सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, मुझे लगता है कि 3 लोगों को तो तुम आसानी से हरा सकते होगे, उनमें से 1-2 टेस्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो राय उसे कहता है कि ये क्या तुम अचानक से मुझे यहाँ पर लेकर आई हो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर 3 लोग हैं, यानी कि आग की पूजा करने वाले 3 लोग यहाँ पर एरिया को सर्वेलेंस कर रहे हो और तुम यहाँ पर उनसे मुझे फाइट करवाना चाहती हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें पता है कि फायर गर्ल कहाँ पर है और तुम मुझे फायर गर्ल के पास लेकर जाने वाली थी। अचानक से मुझे यहाँ पर इन लोगों से फाइट करने की जरूरत ही क्या है? मुझे बताओ कि फायर गर्ल कहाँ है, हम लोग उसके पास चलते हैं। और इसी के साथ ही हमारे राय के ऊपर अटैक होता है। तो एक पोल दूसरी तरफ से उनके ऊपर फेंका जाता है। तो वो पोल जो होता है हमारा राय उसको अवॉइड करता है, जबकि वो सीधा जाकर पीछे दीवार के अंदर धंस जाता है और वो लड़की अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तो वहां पर आग की पूजा करने वाला एक बंदा होता है और उसके साथ 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर उनकी ऑफरिंग्स पहुंच आई हैं, यानी कि यहाँ पर उनके कुर्बानी के बकरे पहुंच आए हैं जिनको वो हलाल कर सकते हैं अपने फायर गार्ड के सामने। तो वो लोग कहते हैं चलो इनको जल्दी से पकड़ लो। इसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनको पकड़ने के लिए। तुम्हारा राय कहता है अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, तो हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा राय जो होता है वो पहले टेस्ट सब्जेक्ट के मुंह पर जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो उड़ता पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर साथ ही वो दूसरे वाले को किक मारता है और उसको पीछे की तरफ गिरा देता है। और वो लड़की देख रही होती है, वो लड़की जहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही होती है। तो हमारा राय कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं है। और इसी के साथ ही तीसरे वाला पीछे से निकलता है और वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो हमारे राय को पंच मारता है, जिससे हमारा राय उड़ता हुआ पीछे जाकर एक कंटेनर के साथ टकराता है। तो वो कहता है अब अचानक से ये बड़ा सा जायंट कहाँ से निकल कर आ गया। तो वो जायंट जो होता है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से वहां पर से एक और कंटेनर को उठा लेता है। वो उस बड़े से कंटेनर को उठाता है और उस कंटेनर को उठाकर राय के ऊपर दे मारता है, जबकि वहां राय जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है ताकि कंटेनर के नीचे आने से बच सके। तो पीछे हटने के बाद वो डॉक के बेर पर पहुंच जाता है जहां पर नीचे पानी होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद अब ज्यादा रास्ता नहीं बचा होता। तो दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट कहता है कि अब तुम कहां पर से भाग कर जाओगे, क्योंकि इस क्लिफ के ऊपर से या तो पानी के अंदर गिरोगे या फिर चुपचाप हमारे साथ चलो, वैसे भी तो तुम यहाँ पर मरने वाली हो। तो टेस्ट सब्जेक्ट जल्दी से जंप करते हुए उसके पास आगे बढ़ता है, यानी कि वो बड़ा सा जायंट जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हमारा राय वहां पर से एक रस्सी उठाता है और वहां पर जो खूंटे बंधे होते हैं उनके
के साथ रस्सी को बांधता है, दोनों के साथ रस्सी को बांधकर जल्दी से जंप करते हुए पीछे से निकलता है ताकि उस बड़े से टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर चढ़ जाए। तो वो जंप करते हुए उस जायंट के ऊपर चला जाता है, उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर। दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने छोटे मोटे पंचेस के साथ इस बड़े से जायंट को हरा पाओगे? ये हमारा बड़ा सा जायंट टेस्ट सब्जेक्ट जैसा टेस्ट सब्जेक्ट है और इस बड़े से टेस्ट सब्जेक्ट को हराना तुम्हारे पास की बात नहीं है। तो इसी के साथ में राइज होता है, उस बड़े जायंट के मुंह पर पंच मारता है। जब वो बड़े जायंट के मुंह पर पंच मारता है तो जायंट आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि मैं राय ने पहले वहां पर रस्सी दोनों खूंटों के साथ बांधी थी, इसी वजह से उसका पांव उस रस्सी के साथ टकराता है और जायंट जो होता है वो पानी के अंदर गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर गिर रहा होता है तो अपने दोनों हाथों के साथ राय को पकड़ लेता है, तो हमारा राय उसके साथ ही पानी के अंदर गिर जाता है, दोनों पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो टेस्ट सब्जेक्ट कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो अपने पंच के साथ उस बड़े टेस्ट सब्जेक्ट को नहीं मार पाएगा, लेकिन अफसोस वो दोनों पानी के अंदर गिर गए। वो लड़का तो पानी के अंदर ही निमट जाएगा। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उस लड़की की तरफ और कहता है कि अब जबकि वो लड़का तो मर चुका है तो अब हमें जहाँ पर तुम्हें लेकर जाना होगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफरिंग है, यानी कुर्बानी का सिर्फ एक ही बकरा लेकर जाएंगे। तो वो लड़की उसकी बात सुनने के बाद आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है, जबकि वो टेस्ट सब्जेक्ट उसे कहता है कि लड़की, तुम यहाँ पर मुस्कुरा क्यों रही हो? तो वो उसे कहती है क्योंकि यहाँ पर मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे मैं फाइट नहीं करने वाली बल्कि कोई और है जो तुम्हारा ओपोनेंट है। और इसी के साथ हमारा राय पानी के अंदर से बाहर निकल आता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि बड़े टेस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं वो तैर नहीं सकते, यानी कि वो तुम्हारा जायंट जो था वो तो पानी के अंदर डूब गया। ये बात सुनने के बाद वो टेस्ट सब्जेक्ट कहता है फिर भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये लड़का अभी भी पानी के अंदर से बाहर निकल कर आया जिसकी वजह से ये हांफ रहा है और इस स्टेट में ये मुझे मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही वो अपना अपना बाला लेकर हमारे राय के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो इसी के साथ या वो लड़की आगे बढ़ती है और अपने हाथ को उसकी गर्दन के ऊपर जाकर दे मारती है और उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करके बाहर निकली हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर और ज्यादा सर्वाइव करना चाहती हूँ। तो वो टेस्ट सब्जेक्ट को वहीं पर एक ही अटैक के साथ मार देती है। और राय जो होता है वो पहले वहाँ पर काफी बुरी तरह से थक चुका होता है, तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसे कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो फायर गर्ल कहाँ पर है, मुझे उस फायर गर्ल को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा देर करूंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो वो लड़की उसे कहती है, अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट ले लिया और तुमने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर दिया है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकती हूँ। तुम्हें मेरी दोस्त को बचाने के लिए मेरे साथ चलना होगा। मेरी दोस्त को इस वक्त फायर गॉड वर्शिपर्स ने अपनी बेस के अंदर छुपा कर रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है और हमें वहां पर जाकर उसे बचाना होगा। तो हमारा राय उसे कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए क्यों जाऊंगा, मुझे यहाँ पर फायर गर्ल चाहिए, मैं फायर गर्ल को ढूंढ रहा हूँ, मेरा यहाँ पर तुम्हारे से कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पर जाने की बात कर रही हो, तुम इन फायर वर्शिपर्स के बेस पर जाने की बात कर रही हो जहाँ पर इन जैसे बहुत ज्यादा पागल लोग हैं, वो सारे के सारे, उनके साथ बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स भी होंगे, उन सभी को हराना नामुमकिन है। तो वो लड़की उसे कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं और ना ही तुम्हारे पास यहाँ पर कोई और रास्ता है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। राय कहता है इस बात का क्या मतलब है? तो वो लड़की उसे कहती है क्योंकि मैं यहाँ पर जिस बंदे को अपना दोस्त कह रही हूँ और जिसको ढूंढने के बारे में कह रही हूँ वही फायर गर्ल है, अगर तुम्हें फायर गर्ल चाहिए तो फिर मेरे साथ जाकर उसको बचाना होगा। तो अब उसकी बात सुनने के बाद राय जो होता है उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और वो उसके साथ वहां पर से उनकी बेस की तरफ चल पड़ता है। तो बेस के बारे में सिर्फ इस लड़की को ही पता होता है, तो उसे अपने साथ लेकर एक टनल के अंदर से बाहर निकल रही होती है। तो वो लोग एक गटर के पाइप के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो वो उसे कहता है क्या तुम वाकई में मुझे सच बता रही हो कि वो लड़की फायर गर्ल है जिसे उन्होंने अपने बेस के ऊपर बंदी बनाकर रखा हुआ है? तो वो लड़की कहती है हाँ मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, पहले मैंने तुमसे सच ही बोला था। तो दोनों उस गटर के अंदर से बाहर निकलते हैं, एक ट्रेन के ऊपर, एक टूटी हुई ट्रेन के ऊपर बाहर निकलते हैं। तो राय उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये आग की पूजा करने वाले लोगों की टेरिटरी कितनी ज्यादा दूर है, हम लोग कब वहां तक पहुंचेंगे? तो वो उसे कहती है बहुत ही जल्दी हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। लोगों ने अपने टेंपल को एक होल के अंदर बनाया हुआ, एक ऐसा होल जो कि अर्थक्वेक के बाद आया था, जहां पर एक अर्थक्वेक आया था और वहां पर नीचे का ग्राउंड जो था वो टूट गया था और उन लोगों ने उसी टूटे हुए ग्राउंड के अंदर अपना बेस और अपना टेंपल बनाया हुआ है ताकि वो लोग आसानी से दूसरे लोगों से छुप कर रह सके। लेकिन ये वाला रास्ता बिल्कुल सेफ है, जहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है। मैं पहले भी इस रास्ते से वहां तक जा चुकी हूँ, लेकिन मदद लेने के लिए मैं जहाँ पर किसी और को ढूंढ रही जैसे कि तुम्हारा राय उसे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड जिसके बारे में तुम कह रही हो कि उसका नाम यूमी है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यूमी जो है वो एक फायर गर्ल है? अगर वो वाकई में फायर गर्ल है तो फिर आग की पूजा करने वाले लोग तो उसे बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, क्योंकि वो लोग तो आग की पूजा करते हैं, वो तो उसे अपनी एक देवी समझेंगे या फिर अपने लिए एक गार्ड समझेंगे। तो वो लड़की उसे कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने आग की पूजा करने वाले लोगों को बातें करते हुए सुना था, मैंने सुना था कि वो लोग कह रहे थे कि वो उसे मार डालेंगे। अगर वो उसे मारना चाहते हैं तो फिर हमें वहां पर जाना होगा, जल्दी से जल्दी जाकर उसको बचाना होगा इससे पहले कि वो उसे मार डालें। वैसे भी अगर उन लोगों ने यूमी को मार दिया तो वो लोग हमें इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने यूमी को मारा क्यों है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें जाकर उसे बचाना ही होगा। तो राय उसे कहता है कि मुझे ये बताओ तुम उस फ्रेंड को बचाने के लिए इतना ज्यादा कर क्यों रही हो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक दोस्त है और इस दुनिया में कोई भी किसी दूसरे की
जान बचाने के लिए इस हद तक नहीं जाता। तो वो लड़की उसे कहते हैं कि मैं यूमी से अचानक मिली थी, मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने मेरी मदद की थी। उसने अपने पास से कुछ मेडिसिन और साथ ही अपना खाना मुझे दिया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में अगर कोई आपको अपना खाना देता है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, तो वो आपका सबसे बड़ा बेनिफैक्टर हुआ, उसने आपकी जान बचाई है। तुम्हारा राय उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस दुनिया में जहां पर हम सभी लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी अपना राशन किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। उसने अपनी जान बचाने के बजाय तुम्हें अपना खाना दे दिया, इसका मतलब यह है कि वो वाकई में बहुत ही अच्छी औरत है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की उसे कहती है मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। जब मैं अपने ग्रुप के साथ ही, उसमें मेरे कुछ फैमिली रिलेटिव्स भी थे, तो वहां पर चलते चलते मैं गड्ढे के अंदर गिर गई। जब मैं उस गड्ढे के अंदर गिर गई तो वो लोग मेरे सामने खड़े थे, लेकिन मैंने उनसे मदद की भीख मांगी, कोई भी वहां पर मुझे बचाने के लिए नीचे नहीं आया। किसी ने इतना नहीं किया कि कोई रस्सी फेंक कर मुझे वहां से बाहर निकाल सके। वो सभी लोग वहां पर से मुंह मोड़कर चले गए। किसी के पास उतना टाइम नहीं था कि मुझे बचाने के लिए वहां पर रुक सकते। वो मुझे अकेला वहां पर छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं वहां पर से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। मेरी उंगलियां टूट चुकी थी, मेरे नाखून टूट चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मैं वहां से निकलने की कोशिश करती रही। कितने दिनों तक मैंने कोशिश की और उसके बाद मैं आखिरकार उस गहरे गड्ढे के अंदर से बाहर निकल आई। जब मैं उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकली तो उस वक्त मैंने अपने माइंड में दो फैसले किए। मैंने पहला फैसला ये किया कि आज के बाद से जिंदगी में अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तो राय उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ उसे कहता है और दूसरी बात क्या थी, तुमने दूसरा क्या फैसला किया? तो वो उसे कहती है दूसरी बात के बारे में फिलहाल के लिए रहने दो, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी। यानी कि जब तुम यहाँ पर मरने के बहुत ज्यादा करीब होगे वो बात मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगी। और इसी के साथ ही वो लोग सामने एक लेटर के साथ चिपकते हैं और उसके साथ ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। तुम्हारा राय उसे कहता है कि तुमने कहा कि जब मैं मरने के बहुत ज्यादा करीब होगा तब तुम्हें दूसरी बात बताओगी, लेकिन ऐसा क्यों है? तो वो उसे कहती है तुम्हें फिलहाल के लिए जानने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, क्योंकि ये सीढ़ी बहुत ज्यादा कमजोर है, कहीं तुम गिर ना जाना। तुम्हारा राय जो होता है वो उसे कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो सीढ़ी टूट जाती है और हमारा राय वहीं पर लटक जाता है। तो वो लड़की उसे कहती है मैं कह रही हूं ना मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर आ जाओ, तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ, लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ने को तैयार ही नहीं हो। तो राय कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसका हाथ पकड़े बिना खुद ही मेहनत करता है और कोशिश करके ऊपर चढ़ आता है। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि ये क्या तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ना चाहते, क्या मेरा हाथ गंदा है या फिर तुम्हें मेरा हाथ पसंद नहीं आ रहा? तो राय उठकर खड़ा आ जाता है और उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ रहा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाथ पकड़ने से मेरी हार्ट बीट तेज हो जाए। मेरी बॉडी के अंदर जो म्यूटेंट पावर्स हैं वो मेरी हार्ट बीट के तेज होने के बाद एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके बाद मेरा दिल फट जाएगा और कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से तो मैं फायर गर्ल को ढूंढ रहा हूं ताकि मैं अपना इलाज ढूंढ सकूं। तो वो लड़की उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने आज से पहले कभी भी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा? तो राय कहता है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारी हार्ट बीट फास्टर भागेगी और तुम्हारा दिल फटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर जाओगे बल्कि तुम यहाँ पर एक म्यूटेंट बीस्ट बन जाओगे। तो राय उसे कहता है कि इससे तो अच्छा है मैं यहाँ पर मर जाऊं एक म्यूटेंट बीस्ट बनने की बजाय। तो वो लड़की यहाँ पर मजाक के तौर पर अपना हाथ उसकी तरफ करती है। तो राय चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, जो तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि अपना हाथ मुझसे दूर रखो। तो वो लड़की उसे कहती है प्लीज माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर ये चेक कर रही थी तुम्हारी हार्ट बीट जो है वो कितनी तेज भागेगी तब तुम एक म्यूटेंट बीस्ट बनोगे। राय उसे कहता है कि बस भी करो, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। और इसी के साथ वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राय ने अपने कंधे के ऊपर एक बंदूक पहनी होती है जो कि बार बार किसी जगह के साथ अटक रही होती है। तो वहां पर क्लिफ में अटक जाती है। तो वो वहां पर से उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कौन से रास्ते से लेकर आ रही हो, बार बार मेरी चीजें अटक रही हैं। तो लड़की उसे कहती है कि यार तुम इस बेकार सी गन को अपने साथ क्यों रखते हो, इसके अंदर तो मुझे लगता है कि बारूद भी नहीं है और बारूद तो वैसे भी काम भी नहीं करता। उसे कहता है मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, मैंने अपने पेरेंट्स को ठीक तरह से नहीं देखा क्योंकि मैं अपने फादर को तो बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन मेरी मदर को मैंने देखा था। उसके बाद से ये गन मेरे पास है, उनकी आखिरी निशानी के तौर पर मैंने इसे अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। इसी के साथ वो लड़की उसे कहती है रुक जाओ, अपनी कहानी बाद में सुनाना क्योंकि हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं। तो वो लोग एक झरने के पास पहुंचते हैं और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर काफी सारे आग की पूजा करने वाले लोग खड़े होते हैं। तो ये उनका बेस कैंप होता है जहां पर उन लोगों ने अपना टेंपल बनाया हुआ है। तुम्हारा राय कहता है जहां पर तो बहुत सारे लोग हैं, आखिर हम लोग यहाँ पर से उस फायर गर्ल को बचाकर कैसे निकल पाएंगे? तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। राय कहता है कि वो क्या रास्ता है? अब ये मत कहना कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना और जाकर इन सभी गार्ड्स के साथ जाकर फाइट करनी है, मैं इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकता। तो वो लड़की उसे कहती है नहीं नहीं तुम्हें बस यहाँ पर इनसे फाइट नहीं करनी, बस तुम्हें चुपचाप रहना होगा। तो राय कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि मुझे चुपचाप रहना होगा? तो वो उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये सभी लोग यहाँ पर हम सभी लोगों को देखते ही पकड़कर बंदी क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वो किसी भी इंसान को यहाँ पर बंदी इसलिए बना लेते हैं ताकि वो फायर गार्ड के सामने उसकी बलि दे सके। अब जबकि उनके सामने एक बलिदान खुद चल कर आ रहा है तो वो उसको क्या करेंगे, वो उसे खुद उठाकर अपने
अपने कैंप के अंदर ले जाएंगे और इस तरह तुम कैंप के अंदर चले जाओगे। तो राय कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं कैंप के अंदर चला जाऊंगा, और इसी के साथ ही वो लड़की राय को वहां पर से धक्का दे देती है और हमारा राय जो होता है वहां पर जैसे पत्थर से बाहर गिरता है तो वो सभी आग की पूजा करने वाले गार्ड उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ भागते हुए अपने भाले लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा राय उसकी तरफ पीछे देखता है और उस लड़की से कहता है कि तुमने क्या किया, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो लड़की उसे चुप रहने का इशारा करती है और कहती है बस खामोश रहो, मेरे बारे में इनको मत बताना। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और उसके बाद कल से इसकी दो एपिसोड्स आया करेंगी। एक एपिसोड द बर्निंग स्वॉर्ड की होगी और 2 एपिसोड जो होंगी इसकी आया करेंगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।